नमस्कार दोस्तों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 5 जून से एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स जो हैं वह स्टार्ट हो चुके हैं और एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो जीएस से आते हैं और जीएस के ऐसे प्रश्न जो आपको बहुत अच्छे नंबर दे के जा सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग तो पढ़ ही रहे हैं आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैथ्स और रीजनिंग के भी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं और ये जो वीडियो है ये आपको आगामी जो आने वाला आपका पेपर है उसके लिए एक प्रैक्टिस का काम करेगा। साथ ही साथ यह काम करेगा जो संभावित प्रश्न पत्र हैं या गेस्ट पेपर के रूप में कि ये संभावित प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं या जिन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे इन टॉपिक से आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न हैं वे आ सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? विच आर्टिकल आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इम्पीचमेंट ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जो महाभियोग चलाने का जो उल्लेख है वह आर्टिकल 124 में मिलता है। आर्टिकल 124 में इस चीज़ का उल्लेख मिलता है कि संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज के ऊपर अगर वह भ्रष्टाचार करता है, अनुशासनहीनता करता है या ऐसा कोई कृत्य करता है जो कि मतलब देश विरोधी हो तो उसके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगर बात करें अनुच्छेद 256 की तो अनुच्छेद 256 जो है वह कार्यपालिका को निर्देश के संबंध में, कार्यपालिका को निर्देश दिया गया है, कार्यपालिका के निर्देश से संबंधित है। अनुच्छेद 256 निर्देश से संबंधित है। अनुच्छेद 151 की बात करें तो ये विधानसभा से संबंधित है, विधानसभा के चुनावों से संबंधित है, विधानसभा चुनाव से संबंधित है। अगर बात करें अनुच्छेद 111 की तो अनुच्छेद 111 जो है संसद द्वारा जो विधेयक बनाए जाते हैं उनको स्वीकृत या अस्वीकृत करने के संबंध में इस पर चर्चा करी गई है। अस्वीकृत करने के संबंध में यानी कि संसद कोई भी विधेयक बनाएगी तो वह जाएगा राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है या स्वीकृत अनुमोदित या कर सकता है या फिर अस्वीकृत कर सकता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 111 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर मिलते हैं? वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स? तो ऑप्शन है कार्डमम पहाड़ियाँ, पलानी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी पहाड़ी जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसी नीलगिरी पहाड़ी के पास आकर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। और ये नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में एक विशेषता है कि यहाँ पर नीले फूल फूलते हैं, नीले फूल। और ये जो नीले फूल हैं ये प्रत्येक 12 वर्ष में फूलते हैं, प्रत्येक 12 वर्ष में। इस कारण इस पहाड़ी का नाम नीलगिरी पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ियों की बात करें तो यह इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है ये पहाड़ियाँ कार्डमम पहाड़ी, इसीलिए इसका नाम कार्डमम पहाड़ी पर है। पलानी पहाड़ी की बात करें तो यह भी तमिलनाडु पर स्थित है और यहाँ पर मुरुगन, इन पहाड़ी पर मुरुगन का मंदिर है, मुरुगन का मंदिर, मुरुगन मंदिर के लिए यह पहाड़ी प्रसिद्ध है। और बात करें नीलगिरी पहाड़ी की तो नीलगिरी पहाड़ी जो है वह नीले फूल के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ी में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आकर मिलते हैं। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? द इकोनॉमी ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था थी यह मुख्य रूप से आधारित थी कृषि और व्यापार पर। कृषि और व्यापार इस प्रश्न का सही उत्तर है। हालांकि कुछ पशुपालन पर भी आधारित थी लेकिन मुख्य रूप से आधारित थी कृषि और व्यापार पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कृषि और व्यापार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा में सीटों के आवंटन को पुनः समायोजित करने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है? विच आर्टिकल आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ रिजस्टिंग द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा आफ्टर ईच सेंसस? तो प्रत्येक जनगणना के बाद जो परिसीमन होता है जिसे हम परिसीमन कहते हैं, तो परिसीमन का जो उल्लेख है वह मिलता है आर्टिकल 82 में। आर्टिकल 82 में इसका उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 82 इसका सही उत्तर है। बाकी के आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 83 की अगर बात करें
तो ये संसद व लोकसभा की अवधि से संबंधित है। संसद के में जो लोकसभा व राज्यसभा होती हैं, तो लोकसभा व राज्यसभा की अवधि कब तक रहेगी, इससे संबंधित है यह आर्टिकल 83। आर्टिकल 84 की बात की जाए तो ये सदस्यता जो होती है लोकसभा या राज्यसभा की, सदस्यता की योग्यता संबंधित है, सदस्यता की योग्यता से संबंधित है। इसमें योग्यताएं बताई गई हैं कि संसद के सदस्य बनने के लिए आपको किन किन योग्यताओं को पालन करना पड़ेगा, किन क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो आर्टिकल 84 में बताया गया है। और अगर आर्टिकल 87 की बात की जाए तो आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है, विशेष अभिभाषण। और ये विशेष अभिभाषण होता क्या है, तो राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देते हैं 2 बार। एक बार तो तब जब आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो लोकसभा का जब नई लोकसभा का गठन होता है उससे पहले राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो विशेष अभिभाषण होते हैं ना, ये संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। तो एक बार तो हो गया कब, जब लोकसभा नई गठित होती है, और दूसरी बात प्रत्येक वर्ष जब पूरे देश का बजट प्रस्तुत किया जाता है तो बजट से पहले भी राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है दोनों सत्रों के लिए, और इसी की चर्चा की गई है आर्टिकल 87 में। तो सारे आपको ध्यान रखने हैं। आर्टिकल 82 में परिसीमन की चर्चा, आर्टिकल 83 में लोकसभा राज्यसभा की अवधि से संबंधित चर्चा, आर्टिकल 84 में सदस्यता संबंधी चर्चा, और आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की चर्चा है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा या माही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वह गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बाकी तीनों नदियां ताप्ती, नर्मदा और माही ये गिरती हैं अरब सागर में, है ना, और ये पश्चिम की ओर बहती हैं। गोदावरी पूर्व की ओर बहती है। गोदावरी की बात करें तो यह निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, याद रखेंगे, यह निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी है कहाँ पर, यह है नासिक महाराष्ट्र में है, नासिक महाराष्ट्र में है। ये आपको याद रखना है, नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर के पास में है ये पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जहाँ त्र्यंबकेश्वर एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर का मंदिर भी वहीं पर स्थित है। बाकी नर्मदा, माही और ताप्ती ये तीनों ही पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी। When did the clash between the soldier of India and China take places in the गलवान वैली। तो आप सभी को याद है, और उस समय के न्यूज चैनलों में, उस समय के अखबारों में यह चर्चा बहुत तेज रही, बहुत दिनों तक इसकी चर्चा रही। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प थी, यह वास्तव में हुई थी जून 2020 में। जून 2020 में गलवान घाटी पर भारत क्या कर रहा था कि अपनी सीमा के भीतर कुछ सड़क निर्माण, जरूरी सड़क का निर्माण कर रहा था, और उसी के चलते भारत और चीन के बीच में गलवान घाटी की झड़प हुई थी। और इस झड़प में हमारे भारत के 20 जांबाज जो सैनिक थे वो शहीद हो गए थे, 20 सैनिक हमारे शहीद हुए थे, और साथ चाइना को भी बहुत ज़्यादा क्षति का सामना करना पड़ा था। और अगर ये इस घटना की बात की जाए तो ये घटना हुई थी LAC के क्षेत्र में, है ना, LAC के क्षेत्र में घटना हुई थी। और LAC के क्षेत्र में 1996 में यह समझौता हुआ था कि इस क्षेत्र में गोलीबारी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो झड़प हुई थी ये लाठी, डंडे, पत्थरों, रॉड इत्यादि से झड़प हुई थी, और इसमें जो है भारत के 20 जांबाज सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और चीन के भी बहुत सारे सैनिक इसमें मारे गए थे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। बाकी की तीनों कंपनियां, चाहे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, ये तीनों ही कंपनियां भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टाटा समूह का हिस्सा है, टाटा ग्रुप का हिस्सा है और एक निजी क्षेत्र की कंपनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया था।
तो इसके ऑप्शन है शिमला प्रतिनिधिमंडल, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, बंगाल का विभाजन, भारतीय परिषद अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही और सटीक उत्तर है वह है शिमला प्रतिनिधिमंडल। शिमला प्रतिनिधिमंडल के बेस पर ही मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1906 में शिमला प्रतिनिधिमंडल आगा खान के नेतृत्व में 35 ऐसे जो मुस्लिम नेता थे उनका एक मंडल था, और ये जो मंडल था ये लॉर्ड मिंटो के पास गए थे। उस समय लॉर्ड मिंटो भारत में थे, और लॉर्ड मिंटो के पास जाकर इन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि भारत में जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उन निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए, और इस मांग को मानते हुए इस प्रतिनिधिमंडल की मांग को लॉर्ड मिंटो ने मान लिया, और इसी बेस पर वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया था। अगर बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की, तो इसे 1919 के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। बंगाल के विभाजन की बात करें तो बंगाल का विभाजन 1906 से एक वर्ष पहले 1905 में हुआ, और इस लॉर्ड कर्जन इस समय थे, लॉर्ड कर्जन ने यह विभाजन किया था, और बंगाल का विभाजन करते हुए पूर्वी बंगाल, जिसे आज हम वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं, उसे बनाया, और भारत का एक राज्य है असम। तो दो भागों में बंगाल का विभाजन कर दिया, एक था पूर्वी बंगाल और एक था असम। इतना तो ये संभावित प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए थे। आज के प्रश्नों की श्रृंखला में इतने ही प्रश्न थे, और आपको ये प्रश्न बहुत ही मदद करेंगे आगामी आने वाले एनटीपीसी के एग्जाम में, और हम ऐसे ही हर दिन आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे। और ये सारे प्रश्न हमने जो 5 और 6 जून में जो परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं में जो हमारे विद्यार्थी ने उन्हें परीक्षाएं दी, उनका फीडबैक के आधार पर हमने इन प्रश्नों को अरेंज किया है आपके लिए, और प्रतिदिन ऐसे हमारे जितने विद्यार्थी परीक्षाएं देते रहेंगे उनके आधार पर हम आपके लिए ऐसे ही जो संभावित प्रश्न हैं उनकी श्रृंखला लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।